Hello students, I am Prashant Chaudhary from Sandipani Higher Secondary School, Rajoda, as a science teacher. Today we are going to study our 8th class science chapter number 5, which is coal and petroleum. तो बेटा आज हम हमारी साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। आई होप आप सब कोल को भी जानते हैं, पेट्रोलियम को भी जानते हैं। पेट्रोल के बारे में तो आप सबको पता ही है, जिसकी प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ओके, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द कोल और हाउ द पेट्रोलियम मेड अप। पेट्रोल और कोल कैसे बनता है, इनका क्या क्या यूज़ है, इनको कैसे ये जहाँ से बन के आते हैं वहाँ से हमारी गाड़ियों तक या हमारे काम तक कैसे आ जाते हैं। अनदर थिंग इज़ कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ द पेट्रोलियम, कोल और द नेचुरल गैस फॉर्म्स। तो दिस इज़ आवर main question in this chapter. Here we are going to study all that thing on our smart board where we can learn easily. By how? Due to a visual effect or by seeing the things we can learn, we can memorize everything very easily. So focus on our chapter number 5, coal and petroleum. तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझने से भी पहले आई वॉन्ट टू टेल समथिंग और टू नो that how much knowledge do you have about the environment. Okay? मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपको एनवायरनमेंट का कितना नॉलेज है। तो मेरा एक क्वेश्चन होती है कि फंडामेंटल ह्यूमन नीड, मतलब कि व्यक्ति को कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है रोज़मर्रा के काम में, जिनके बिना उनका काम नहीं चलेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा। यहाँ वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में जाके लिखें ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितना पता है। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंसान को ज़रूरत लगती है, ह्यूमन को ज़रूरत लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एयर, बिकॉज विदाउट एयर वी कांट लाइव मोर देन 3 मिनट्स। मतलब हम 3 मिनट से ज़्यादा बिना हवा के नहीं जी सकते। ओके, तो द बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन इज एयर, ओके, विच इज प्योरली ऑक्सीजन फॉर अस. Another thing we need is water, because without water we can't live more than 3 days. मतलब हम 3 दिन से ज़्यादा बिना पानी के नहीं जी सकते. Then another thing is food. We can survive without food up to a week, but not more than that. Okay, without food we started feeling weak. मतलब बिना फूड के हम कमज़ोर महसूस करने लगते हैं. देन दैट इज़ द 3 थिंग्स वी नीड वेरी मच. अनदर थिंग इज़ क्लॉथ्स, बिकॉज क्लॉथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्लॉथ्स हमें चाहिए होते हैं, क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है. उसके बाद अनदर नीड ऑफ अ पर्सन टू बी इन अ शेल्टर, मतलब उसे एक रहने के लिए जगह चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, कुछ भी बोलें आप, आपकी लैंग्वेज में अच्छा समझ में आएगा. दैट ह्यूमन नीड अ शेल्टर टू लाइव, मतलब हवा, पानी, भोजन के अलावा इंसान को किसकी ज़रूरत है? रहने की जगह की ज़रूरत होती है. देन वी नीड आवर सनलाइट, हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है. सनलाइट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. अनदर थिंग, इसके अलावा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है ज़रा बताइए मुझे.
इस चीज़ के बाद हमारी जो भौतिक नीड्स हैं, जो लिविंग थिंग्स को लिविंग जीने के लिए ज़रूरत लगती है, जैसे शूज़ हो गए, व्हीकल्स हो गए, है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो इसके बाद हमें ज़रूरत लगने लगती है। तो दैट आर सम थिंग्स आर हियर वी आर saying, but there are two type of things which is human needed. First of all, the human need is डिपेंडेंट वेयर इट कम्स फ्रॉम। मीन्स कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन अपने आप से पूरा कर लेता है, जैसे चेयर बनाई या व्हीकल बनाया या जूते बनाए, तो ये किसने बनाए? ये इंसान ने बनाए। बट the raw materials, or we can say the things which we are getting from the nature directly, like our air, food, water, are very essential and are given by nature to us. Maybe it is free, okay? जैसे एयर हमारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कहीं से भी कितनी भी एयर ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेचर डज नॉट कॉस्ट अस फॉर देट, ओके? मतलब कि नेचर हमसे ना तो इन चीज़ का पैसा लेती है और ना ही हमसे कुछ चीज़ मांगती है इसके अलावा हमें ये देने के लिए। बट वी विल हाउ टू सी दैट वी कीप आवर नेचर ग्रीन एंड क्लीन, ओके? बोथ ऑफ थिंग, ग्रीन एंड क्लीन, because when we have the clean environment we will have a fresh air, and when we have the green environment then we have a lot of amount of oxygen for us and the water for us, okay? Understand? We are consulting something. I want to try to tell you something, that there are this type of resources, and हम यहाँ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात नहीं करते हुए सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की ही बात करेंगे, बिकॉज द फर्स्ट थिंग वी नीड इज नेचुरल रिसोर्सेज। विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज वी कांट इवन डू अ थिंग इन आवर लाइफ, ओके? सो हियर लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द वाटर फॉर ड्रिंक, then wood, food and medicine, pulp and a lot of things from the forest. There are rocks for the construction. We get the minerals where we get glass, canes, ceramics, jewelries we can form from that. Here is agriculture land where we can aggregate or cultivate the land for the our agriculture. Another thing is food, wood and recreation. मीन्स इसको मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके? इंग्लिश में आपको समझ में मेरे को नहीं लगा, शायद हो सकता है कुछ दिक्कत हो, बट यहाँ देखते हैं अपन कि सबसे पहले हमें जो मिलता है वो मिलता है पानी, जिससे हमें पीने के लिए पानी मिलता है, जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है। अनदर थिंग, यहाँ आपको कुछ ऑयल दिख रहा है। हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमारा ओशन, हमारा समुद्र, उसके नीचे हमें ऑयल कंटेंट भी कभी कभी देखने को मिलता है। अनदर थिंग हमारे पास जो होती है वो होती है हमारा जंगल, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे हमें मिलती है लकड़ी, कहाँ से मिलती है? हमारे जंगल से। हमें मिलता है खाने का सामान, जैसे हमारे हो गए फल, है ना, या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं हमें कहाँ से? जंगल से। अनदर थिंग मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लगभग जंगलों से प्राप्त हो जाती है। देन जो जीव जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर जिसे बोलते हैं, उनको जगह मिल जाती है रहने के लिए, शेल्टर मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर द लिविंग बींग्स अ शेल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइव्स टू सर्वाइव, ओके? देन अनदर थिंग वी गेट द रबर, हमें रबर मिलता है। वी गेट द कॉटन, हमें कॉटन मिलता है। अनदर थिंग, हमें जो पहाड़ मिलते हैं, जो
अब पथरीली जगह होती है जहाँ पहाड़ होते हैं छोटे छोटे या बड़े से पहाड़, उनको लोग आपने देखा होगा कई बार खुदाई चलती रहती है, तो वाई दे डिग वाई वहाँ पे इतनी सारी मशीनरीज क्यों होती हैं, वो उसको खोद के क्या करते हैं, तो दे जब उनको खोदते हैं तो वो क्या करते हैं, पत्थरों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे जो कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, जो क्या करते हैं जैसे कहीं पे गड्ढा होता है, जैसे अपन अपना घर बना रहे हैं वहाँ गड्ढा है, तो हम क्या करते हैं कि भैया आप मिट्टी मंगवा लेते हैं या फिर पत्थर मंगवा के वहाँ बराबर उस गड्ढे को कर देते हैं। दैट इज़ द थिंग वी गेट फ्रॉम द रॉक्स। एंड द अनदर थिंग वी गेट मिनरल्स फ्रॉम द लैंड या फ्रॉम द नेचर. Nature give us minerals where we use that minerals for the construction of glass. We can get that minerals for the construction of jewelries. Yeah, lot of things there are minerals, like iron is a mineral for us. Okay, well, a lot of minerals are present there. Then we get a agriculture field, means we get a place where we can cultivate the crops. हियर मीन्स वॉट, हमें ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, फसल बोते हैं, तो दैट इज़ द एग्रीकल्चर. देन अनदर थिंग्स वी गेट, हम जानवरों को पालने के लिए जगह, जानवरों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. देन अनदर थिंग वी गेट वॉट, we have two type of resources. What? Two type of resources are there two types, which is renewable and the non-renewable. मतलब देखो आपको छोटी सी बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद एक और थोड़ी सी इसको ऊपर लेके जाऊँगा और बड़ी बात बताऊँगा, पर उसके पहले मैं एक छोटी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं. देखो नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप हो गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. जो रिन्यूएबल होते हैं जैसे प्लांट, हमने एक प्लांट लगाया, वो उगा, जैसे सपोज करते हैं आम का पेड़, हमने आम के पेड़ को बड़ा किया, वो बड़ा हुआ, उसमें फल लगे, हमने फल खाया, हमने क्या करा, उसके जो बीज था उस बीज को दूसरी जगह जाके बो दिया, तो उससे क्या हुआ, एक अनोदर हमें मैंगो ट्री मिली. बट अगर ये मैंगो ट्री भी फिर बड़ी होगी, ये भी और मैंगो देगी. अब सोचो जो एक मैंगो ट्री अपन ने बड़ा किया था उसमें कितनी सारी अपने को बीज मिले, अपने कितने सारे उसमें मैंगो ट्री हो गए. हाँ, ये एक टाइम पे क्या होगा, चलता जाएगा. फिर मैं एक छोटा सा, चलो ये तो और बड़ी बात हो गई, उससे भी छोटी चीज़ समझता हूँ कि हर समर में हमें मैंगोज मिलते हैं और समर में हम मैंगो ख़त्म भी कर देते हैं. हम जब मैंगोज खाना शुरू करते हैं तो समर टाइम रहता है उस टाइम पे, और समर के टाइम के एंडिंग तक जाते जाते मैंगोज ख़त्म भी हो जाते हैं. वहीं फिर अगले साल समर में हमें मैंगोज मिलने लगते हैं, तो दैट इज़ रिन्यूएबल, हमें फिर से मिल जाते हैं, रीन्यू हो जाते हैं, फिर से नए हो जाते हैं, है ना. घास हो गई, जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए, सब रिन्यूएबल है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉन रिन्यूएबल की, मिनरल्स अगर हमारे अर्थ में ख़त्म हो गए तो मिनरल्स हमें फिर से मिलने वाले नहीं हैं. जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सपोज करें कि आपके पास सिर्फ एक बाल्टी पानी है, तो ख़त्म हो गया. उसके बाद क्या, पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं दूंगा ही नहीं आपको. यही हमें जो अर्थ है, अपनी अर्थ ने हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स दिए हैं, हीरे मोती दिए हैं, जो ख़त्म हो जाएंगे तो हमें नहीं मिलेंगे, ऋण नहीं मिलने वाले. उसके बाद कोल और पेट्रोलियम, ऐसी चीज़ें हैं जो रिन्यूएबल नहीं हैं. उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स. सर ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में तो हमने सुना ही नहीं. सुना है आपने? नहीं सुना, कोई बात नहीं. उसके पहले अपन थोड़ी सी चीज़ पढ़ते हैं, फिर मैं आपको फॉसिल फ्यूल बताने की कोशिश करूँगा. देखो बेटा, अभी अपन ने पढ़े रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, अब अपन पढ़ेंगे एक्सहॉस्टिबल और रिन्यूएबल और इनहॉस्टिबल और रिन्यूएबल. देखो बेटा, एक्सहॉस्टिबल या फिर इनहॉस्टिबल दो तरह के हमारे रिसोर्सेज होते हैं. दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड एंड which get reduced in quantity after use are called exhaustible or non renewable. देखो बेटा, इसका मतलब यहाँ सुनिएगा, exhaustible और नॉन रिन्यूएबल. एग्जॉस्टिबल का मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, जो कम होते जा रहे हैं, जब तक हम उनको काम में लेते जा रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे, तो दैट आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इन्हें हम बना नहीं सकते.
उसका एग्जाम्पल क्या? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस और मेटल्स। ओके, देन अगर मैं बात करूं इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो रिन्यू हो सकते हैं, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन नेचर एंड कैन बी रिन्यूड आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड सनलाइट। ऐसी चीज़ें जो नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और दैट कैन आल्सो बी renewed, can be formed, that are not renewable resources or inexhaustible resources. Okay, another thing here we seen that resources, exhaustible resources, non exhaustible resources, limit जो exhaustible resources होते हैं वो limited on earth है, that are okay, they are going to run out use if एक्सटेंसिवली, मतलब ये खत्म हो सकते हैं अगर ज़्यादा इनको यूज़ किया, बट द नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ये क्या होता है? अनलिमिटेड है, कैन बी यूज फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। इनको हम बहुत लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक इनको यूज़ कर सकते हैं। देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज के भी दो टाइप होते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज और एक नॉन एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वुड, ऑयल। नॉन रिन्यूएबल में आता है ऑल टाइप ऑफ मेटल्स एंड देयर ऑर्स, हर तरह के मेटल्स नॉन एनर्जी में आते हैं। बट जब मैं बात करता हूँ नॉन एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल की बात करता हूँ, तो यहाँ देखिएगा क्या आता है, एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकती हैं, जो ख़त्म नहीं होगी, दैट आर हाइड्रो एनर्जी, मतलब पानी से जो हम एनर्जी बनाते हैं वो एनर्जी। फिर सोलर एनर्जी, दैट एनर्जी इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी solar energy, means the from the sun we capture the sun light from a type of black plate which give us energy, that is solar energy. Wind energy, we get the energy from the wind. And the last one is atomic energy. The energy we get from atoms is known as atomic energy, and it is renewable and non-exhaustible. Okay, then another thing is non-energy resources, where we see water, air and soil. Here what I want to say you, that if we have some renewable energies and we are dividing them in two parts, energy resources and non-energy resources, so here water, air and soil are not giving us energy directly. Okay, we can extract energy from them by the help of them, not by them, by the help of them. Okay, we can take the energy by the help of them, not from them. Okay, हम उनकी मदद से एनर्जी बना सकते हैं पर उनसे एनर्जी नहीं बना सकते। जैसे वाटर की मदद से हम हाइड्रो एनर्जी बनाते हैं, बट हम उससे ही एनर्जी नहीं बना सकते। एयर मतलब विंड एनर्जी, विंड की मदद से हम हमारी विंड मिल्स को रोटेट करवाते हैं। तो दैट इज द टाइप वेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि इनकी मदद से हम एनर्जी बना सकते हैं पर इनसे नहीं बना सकते। ओके, तो दैट इज सम चार्ट विच आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू फॉर योर बेटर लर्निंग। ओके, देन अनदर थिंग हियर। ओके, सो आई थिंक, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। और मैं ऑन द बिहाफ ऑफ सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा आपको बस इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आप आज ने ध्यान से एक बार में सारी चीज़ें समझ लेते हैं तो आपको बार बार उस चीज़ को ना तो समझने की ज़रूरत है और ना ही बार बार उसको रटने की ज़रूरत रहेगी। ओके, हमें एक बार में ही उस चीज़ को पूरा समझ लेना है ताकि हम बार बार उसमें गलतियां ना करें। आगे हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर। सो हियर मैंने आपको बताया था कि मैं फॉसिल फ्यूल आपको समझाऊंगा। फॉसिल फ्यूल अपन अभी समझते हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। उसके पहले मैंने आपको दो चीज़ें बताई, exhaustible or inexhaustible. Now we are going to understand what is fossil fuels. There is a word there that are not renewable or that are exhaustible resources, where we get a name fossil fuels. So in this chapter we have to know what is fossil fuel, because we are understanding about petroleum and coal. Okay, so here look at that.
here it is our environment where we have sunlight, where we have plants, where we have water, ocean, land, and a lot of things. Okay, here it is in shape, here it is in clouds, here it is a full circle you are looking at. Here there is something which is, what can we say, which is increasing pollution or giving to CO2 in the environment. It is understand it is on factory. Okay, auto and factory emissions. यहाँ क्या होता है कि फैक्ट्री से इमिशन हुआ धुआं जो हमारा एयर पोल्यूशन फैला रहा है, बट हियर प्लांट ने रेस्पिरेशन किया, ये भी ऊपर गया, एनिमल रेस्पिरेशन किया, ये भी ऊपर गया, बट हमारा जो एक पेड़ होता है ये करता है फोटोसिंथेसिस, जो आपको पता है। यहाँ एक साइकिल देखो आप, ये पूरी एक साइकिल बनी हुई है, गोल घेरा बना हुआ है, कहीं से भी किसी को भी शुरू करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई हमारी, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ ने ली, पेड़ ने किसको दी, जानवर को दी, जानवर ने फिर निकाली, या फिर जानवर फिर ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। बट जब ये प्लांट मर जाता है, या जो जानवर है, ये प्लांट मरा या ये जानवर मरा, तो क्या होगा, क्या होगा, ये होगा बेटा कि ये क्या है कि यहाँ पे सड़ने लगेगा, डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद डिके ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, नीचे जाके सड़ जाते हैं। बिल्कुल सड़ने के बाद एक लंबे समय के बाद, व्हेन द डेड एंड डिके, या मैं इसको आसानी से समझाऊं तो यहाँ एक प्रोसेस आती है हमारे बीच में, जिसमें हम देखेंगे कि जब डेड और डिके एनिमल सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, तो उन्हें क्या किया, नीचे लंबे समय के बाद, प्रेशर के बाद, वो क्या होते हैं कि नीचे फॉसिल फ्यूल्स में चेंज होने लगते हैं। किस में चेंज होने लगते हैं, फॉसिल का मतलब क्या होता है बेटा, फॉसिल्स का मतलब होता है कि जो डेड और डिके एनिमल्स या जो भी चीज़ है जो नीचे जमी हुई होती है, बोलते हैं ना कि हमें डायनासोर की हड्डियाँ मिली, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। तो वैसे ये भी एक फॉसिल होते आता है नीचे जाके, जो बिल्कुल प्रेशराइज्ड होकर सड़ने गलने, और उसके बाद जिसके अंदर प्रोसेस होती है, उसके बाद ये क्या बनता है, एक तरह का फ्यूल बन जाता है, और दैट फ्यूल इज नोन एज व्हाट, फॉसिल फ्यूल। ओके, देन मैं आपको इस फॉसिल फ्यूल में एक चीज़ पढ़ाना चाहूँगा जिसका नाम है कोल। ये दिख रहा है काला काला सा, ये काला काला सा कोयला है। क्या है, कोयला। आपको पता है, मेरे को भी पता है। तो इसको हम बोलते हैं कोल। क्या बोलते हैं, कोल। कोल का मतलब कोयला। कितना अच्छा है ना इसका मतलब भी। देखिए, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड फॉर कुक फूड। कोल एक तरह का फ्यूल है हमारा भोजन पकाने के लिए। अब तो हम गैस का काम में ले लेते हैं, बट पहले हम क्या करते थे, कोल को काम में लेते थे। Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine। पहले क्या होता था बेटा, स्टीम इंजन चलते थे ट्रेन में, जो बहुत सारा धुआं निकालते थे, है ना। उसके अंदर क्या होता था कि भट्टी होती थी, भट्टी में कोयला जलाया जाता था। क्या जलाया जाता था, कोयला, जिससे भाप बनती थी, और वो भाप किस काम में आती थी, उस इंजन को चलाने के काम में आती थी। तो पूरी की पूरी ट्रेन खींचने में कौन मदद करता था, कोल, कोयला, है ना। अब तो डीजल इंजन आ गए, बट है ना पहले कोल इंजन या स्टीम इंजन चला करते थे। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये कहाँ पे यूज में आता है, थर्मल प्लांट्स, पावर प्लांट्स में भी यूज में आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एनर्जी बनाते हैं। देखो, इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। इस सब के पहले, है ना, इस सब के पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो कुछ ये है। ओके, इसको क्या बोलूँगा मैं, स्टोरी ऑफ कोल। क्या बोलूँगा, स्टोरी ऑफ coal। Here about 300 million year ago the earth had dense forest in low-lying wetland areas due to natural process like flooding. These forests got buried under the soil. As more soil deposit over them they were compressed। सुनिएगा, देखिएगा कि एक स्टोरी पढ़ रहे हैं किसकी, कोयले की। ये कोयले की आत्मबीती
कहानी है ना। इस कहानी में क्या देखेंगे बेटा, स्टोरी ऑफ कोल, जिसके अंदर ये बताया गया है कि 300 मिलियन साल पहले, कब की बात है, ये पिछले साल की बात नहीं है, 10 साल पहले की बात नहीं है, ये 300 मिलियन साल पहले की बात है, जब हमारी धरती पे बहुत घना जंगल हुआ करता था। क्या हुआ करता था, बहुत घना जंगल हुआ करता था, जहाँ पे क्या होता था बेटा, जो गीली ज़मीनें होती हैं, जो गीली ज़मीन, पहले क्या था, कोई ये तो था ही नहीं कि कहाँ से क्या हो रहा है, अपने को भी नहीं पता 300 मिलियन साल पहले तो, बट एक अनुमान लगाते हैं, एक प्रेडिक्शन करते हैं, कि इमेजिनेशन करते हैं कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा जंगल से, और कभी कभी जंगलों में बाढ़ भी आ जाती थी, है ना, कभी कभी बाढ़ आ गई, या कोई अपने पेड़ हैं जो हेवी पेड़ थे, जो बूढ़े हो गए, मर गए, वो टूट गए, या हम सुनते थे कि पहले तो डायनासोर हुआ करते थे, बड़े 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 डायनासोर हुआ करते थे, तो बड़े बड़े डायनासोर क्या करते थे, हमारे उन पेड़ों को तोड़ देते थे। वो क्या करते थे, ज़मीन पे गिर जाया करते थे। जब वो ज़मीन पे गिरते थे और वहाँ पे क्या होता था, कभी कभी बाढ़ भी आ जाया करती थी, तो बाढ़ से भी पेड़ टूट जाते हैं, आपको पता ही है बेटा। तो जब ये बाढ़ से पेड़ टूट गए, ये जब बाढ़ उसके ऊपर से गई, जो टूटे हुए पेड़ ऑलरेडी नीचे पड़े हुए थे, तो उनके ऊपर मिट्टी भी दागी, ये बाढ़ के साथ तो मिट्टी भी आती है, धीरे धीरे मिट्टी उस पर जमती गई, लेयर बनती गई, और पेड़ पौधे अपने दबते गए। जब वो पेड़ पौधे दबते गए और मिट्टी बढ़ती गई, तो वहाँ इतना वो दबने लगे, क्या, जो हमारे पेड़ पौधे जो मर चुके थे, जो टूट चुके थे, वो दबने लगे धीरे धीरे, वो कंप्रेस्ड होने लगे। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सेंक डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे वो नीचे गढ़ते गए गढ़ते गए गढ़ते गए, गढ़ते कैसे गए, वो ऑटोमेटिक नीचे थोड़ी जा रहे थे, उसके ऊपर लेयर आती जा रही थी, किसकी, मिट्टी की। तो जब वो जाते हैं, तो ये तो 300 मिलियन साल पुरानी बात है, तो बहुत समय होता है इतना, तो है ना। तो इसमें क्या हुआ बेटा कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो गए, जितने ज़्यादा नीचे गए उतने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता गया। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू द कोल। इसने क्या बोला कि बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण हमारा जो डेड प्लांट या एनिमल जो थे, वो किस में चेंज हो गए, कोयले में चेंज हो गए। किस में चेंज हो गए, कोयले में, या फिर फॉसिल फ्यूल्स में। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब धीरे धीरे जो स्लोली डेड वेजिटेशन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो ज़मीन के अंदर गड़ते जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, ओके, कार्बोनाइजेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो बेटा देखिए, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये मैंने आपको बताया है ना, ऐसे थे ये हमारे पेड़ पौधे, ओके। जब यहाँ से टूटे नीचे आए, तो ये बाढ़ के साथ बहे नीचे की ज़मीन तक आए। अब जब क्या होता है बेटा, देखो ये ज़मीन, ये कोयला इतना नीचे है, इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर लेयर 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 आती गई होगी, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, इसके ऊपर हीट बढ़ी, और यहाँ क्या टाइम लंबा लिया इसने, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लिया, और यहाँ क्या बन गया, ये कोयला बन गया। आया समझ में, ये हमारा घना जंगल, पेड़ पौधे टूटते गए, दबते गए, गहरे होते गए, और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर के कारण लंबे समय में ये क्या बन गए, कोयले में तब्दील हो गए, मतलब चेंज हो गया। अब देखो बेटा, ये जैसे डेड एंड डीके एनिमल्स थे, ये सब दबते गए धीरे धीरे, प्रेशर लगता गया इसके ऊपर, तो ऐसे हो गए। फिर धीरे धीरे सब विटामिन्स में चेंज हुए, प्रेशर लगा, हीट लगी, फिर एंड में जाके ये कोयला अपना पूरी तरह से बना। आया समझ में। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉइल, है ना। अब ये हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉइल पढ़ लिया बेटा। अब देखो इसमें कॉइल में सेपरेशन भी बहुत आएंगे अभी, कि कॉइल का सेपरेशन कैसा होता है, अपन कॉइल को समझ कैसे पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो दैट वी विल स्टडी इन द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस lessons video. Here it's our part 1 which is over at the time, and if there is any doubt, any query, please write down in the comment section, okay, in which I will try to give you answers of your doubt if you have any query in this video or the chapter. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं आपको उसके जवाब दे पाऊँ, आपको समझा पाऊँ, उसके आंसर दे पाऊँ। और हमारे चैनल संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और शेयर करें सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर। थैंक यू सो मच।